तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 2 और आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 को जो है नहीं देखा है तो जाइए और देखिए। और आज की वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी में जो है कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं। तो उनके बारे में देखते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। तो अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है जिसमें हमने बात करी थी स्थलमंडल के बारे में, तो स्थलमंडल क्या होता है? जहाँ पे हम रहते हैं। स्थल यानी कि ज़मीन। ज़मीन की जितनी भी हमारी जो धरती पर ज़मीन है वो स्थलमंडल का हिस्सा है। तो जो स्थलमंडल है वो भी अनेक प्लेटों में विभाजित है। यानी कि हमारी जो ज़मीन होती है धरती की, उसमें भी कई सारी लेयर्स होती है जिन्हें हम स्थलमंडलीय प्लेटें कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिछले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण होता है। अगर अब पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए मैग्मा है उसमें अगर गति होगी तो ही ये प्लेटें जो है घूमती रहती ये प्लेटें जो है वृत्तीय रूप में घूमती रहती है। तो हमने क्या देखा कि हमारी पृथ्वी जो होती है उसके अंदर जो हमारी जो स्थलमंडल है उसमें कई सारी प्लेटें होती और वो प्लेटें हमेशा जो है घूमती रहती हैं। और पृथ्वी के अंदर पिघले हुए जो मैग्मा होता है वो मैग्मा जो है हमेशा पिघलता रहता है, जिसके कारण जो है इसमें गति होती रहती है। अब ज्वालामुखी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। प्लेटें हमेशा गति करती रहती हैं जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। आंतरिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। तो जो हमारे स्थलमंडल की प्लेट्स हैं वो हमेशा गति करती रहती हैं। अगर फोर्स जो है बाहर लगता है ज़्यादा फोर्स तो हम उसे बोलते हैं बहिर्जनित बल, और अगर फोर्स ज़्यादा अंदर लगता है तो हम उसे बोलते हैं अंतर्जनित बल। जो अंतर्जनित बल होता है ये बल जो है अचानक से लगता है जिसे हम आकस्मिक गति कहते हैं। यानी कि जो अंतर्जनित बल होता है वो आकस्मिक गति उत्पन्न करता है। तभी जब ये अंतर्जनित बल लगता है तो इससे जो है आकस्मिक गति होती है, जिससे जो है भूकंप और ज्वालामुखी जो है उत्पन्न होते हैं, जो कि जो है हमें काफ़ी प्रभावित करते हैं हमारे जनजीवन को। अब हम देखते हैं कि भूकंप क्या होता है। तो भूकंप के बारे में देखते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इसी को हम भूकंप कहते हैं। तो भूकंप क्या होता है? जब हमारी जो स्थलमंडल की जितनी भी प्लेटें हैं उनमें जब गति उत्पन्न होती है तो पृथ्वी की सतह पर भी कंपन होता है। यानी कि पृथ्वी की जो हमारी लेयर होती है ऊपर वाली सबसे, उसमें भी कंपन होता है जिससे कि भूकंप आता है। उपकेंद्र और अधिकेंद्र क्या होते हैं? उपकेंद्र देखते हैं। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ पर कंपन आरंभ होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र क्या होता है? उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र जहाँ पे भूकंप आता है और अधिकेंद्र उसके आसपास का इलाका है ना। तो जब भूकंप आता है तो प्लेटों में तरंगे उत्पन्न होती हैं, यानी कि कंपन उत्पन्न होता है। ये तरंगे 3 टाइप की होती हैं, पी, एस और एल तरंगे। तो पी तरंग को बोलते हैं हम अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंग को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगे को बोलते हैं पृष्ठीय तरंगे। अब हम देखते हैं भूकंप को कैसे नापा जाता है। तो इसका एक यंत्र होता है जिसे हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। तो यंत्र का क्या नाम है? रिएक्टर स्केल, जिससे कि भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। भूगोल शास्त्र की एक शाखा जिसमें जो है भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। मुख्य स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं कि हमारी जो पृथ्वी यानी कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी हमारे जो स्थल हैं वहाँ पे विभिन्न तरीके की जो है सतह पाई जाती है जिनके अलग अलग आकार होते हैं। तो देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय क्या होता है कि जो मिट्टी की लेयर होती है वो कम होती जाती है या फिर ख़त्म होती जाती है, उसे हम अपक्षय बोलते हैं। भूदृश्य पर जलवायु एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो अपक्षय या फिर अपर्दन एक ही बात है। तो अपर्दन या फिर अपक्षय क्यों होता है? तो ये होता है वायु, जल और हिम की वजह से। इनकी वजह से मिट्टी की जो लेयर है वो कम होती जाती है या फिर ख़त्म होती जाती है। वायु जल अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। यानी कि जो वायु जल होते हैं ये मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और
वहीं पे फिर ये जम जाती है। अब ये जो अपर्दन या अपक्षय होता है, ये हमें पता चल गया कि ये वायु, जल और हिम के कारण होता है। तो इनके सोर्सेज के बारे में देखते हैं कि ये सोर्सेज क्या होते हैं। तो जिसकी अगर जल से होता है तो जल में कैसे होता है, नदी के द्वारा ये अपर्दन होता है। तो देखते हैं, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। जब नदी के मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिसे विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिर निकट आ जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप से नदी से कट एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जिसे निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ जाती है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नदी है वो अगर ढलान वाले जगहों से बहती है तो वहाँ पर ये अपने साथ साथ मिट्टी को लेके जाती है, और फिर जैसे जैसे आगे जाती है तो नदी का जो मार्ग है वो कई धाराओं में विभाजित हो जाता है, और जिससे जो अपर्दन है वो भी वहीं पे जम जाता है या फिर बढ़ जाता है। तो जो वहाँ का क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ बनता है। तो जब नदी है जो अमल धाराओं में, विभिन्न धाराओं में जो है विभाजित हो जाती है, जिसको हम वितरिका कहा जाता है। नदी अपने साथ मलबे का निक्षेपण यानी कि मलबे को अपने साथ लेकर चलती है और मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा क्या होता है, इसके बारे में आप आगे देखिए आने वाले चैप्टर्स। समुद्री तरंगे के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिसे हम दरार जो है विकसित हो जाती है। समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होने जाने पर जो है इनमें केवल छती बचती है, जिसे हम तटीय मेहराब जो है बनते हैं, फिर हम उन्हें तटीय मेहराब भी कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, जिसे केवल दीवार बचती है और स्टैक कहते हैं हम उस। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तटों को भी हम समुद्र मृगु कहते हैं। अब हम देखते हैं हिमनद क्या होता है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। इनकी जो हिमालय से जो नदियाँ आ रही होती हैं, बर्फ़ जो उनकी पिघलकर जो पानी में परिवर्तित हो जाता है तो उनसे नदियाँ बनती हैं, जिन्हें हम हिमनदी कहते हैं। छोटी बड़ी शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी की निष्पेक्षित होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं पवन द्वारा अपर्दन कैसे होता है। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि रेगिस्तान में जो है मृदा अपर्दन जो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है पवन का जो प्रवाह है काफ़ी तेज। जब आप रेगिस्तानों में जाते हैं तब वहाँ देखते होंगे छत्रक के आकार के जो हैं शैल देख सकते हैं कि इनमें हवाओं के चलने की वजह से जो है रेगिस्तान में की जो मिट्टी उसमें पतली पतली ऐसी लाइनें बन जाती है, जिन्हें हम जो है छत्रक शैल कहते हैं। पवन चलने से रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं। इनको हम बालू डिब्बा कहते हैं। जब ये बालू का कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाता है तो इसे हम लोएस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। तो हमने देखा कि हमारी जो पृथ्वी है वो उसमें जो है कैसे कैसे परिवर्तन होते रहते हैं, जिसमें हमने देखा ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी जो है कैसे उत्पन्न हो। फिर हमने देखा कि भूकंप कैसे उत्पन्न हो। फिर हमने देखा भूकंपीय तरंगों के टाइप्स क्या होते हैं, और हमने जाना कि भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो रिएक्ट स्केल होता है जो कि भूकंपीय तरंगों को मापता है। और जो भूगोल शास्त्र में जो भूकंपों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम सीमोलॉजी कहते हैं, उस अध्ययन को। फिर हमने देखा कि स्थलमंडल में जो है विभिन्न स्थलाकृतियाँ होती हैं, जिनमें जो है यानी कि जो हमारी पृथ्वी की लेयर होती है स्थलमंडल में वो कहीं ऊंची होती है, कहीं नीची होती है, कहीं अलग अलग टाइप की होती है। तो ये मृदा अपर्दन के कारण होती है। तो मृदा अपर्दन के किन किन 3 कारणों से होता है, वायु, जल और हिमनद के कारण। फिर हमने एक एक करके देखा कि इनके सोर्सेज क्या होता है। तो जिसकी जल से होता है तो जल में जो है नदी के द्वारा जो है अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है। फिर हमने देखा कि हिमनद क्या होते हैं। इनकी हिमालय की जो नदियाँ होती हैं उन्हें हम हिमनद कहते हैं, जो कि मृदा अपर्दन का कारण। फिर हमने देखा कि पवन भी मृदा अपर्दन में कैसे भूमिका निभाते हैं रेगिस्तानों में, आपने देखा हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।